सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB TGT इंग्लिश टीचर का जो सिलेबस है। ठीक है, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आने हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उन सबको हम रिव्यू करेंगे इस सेशन में। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं कि DSSB TGT इंग्लिश टीचर सिलेबस जो इंग्लिश का क्या रहेगा। ठीक है, तो अगर हम पहले चैप्टर की तरफ मूव करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, लिख रहा है TGT इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें बोला है आपका सबसे पहला जो कंपोनेंट पूछा जाएगा आपसे, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट, 3-4 अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेरिंग लेंथ्स। मतलब 3 से 4 पैराग्राफ्स आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, 3 से 4 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। राइट, लिखा हुआ यहाँ पे 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेरिंग लेंथ, जिनकी लेंथ 150 वर्ड्स की भी हो सकती है, 250 वर्ड्स की भी हो सकती है। मतलब लेंथ वहां पे वेरी करेगी। छोटा पैराग्राफ भी आ सकता है, थोड़ा बड़ा भी आ सकता है। राइट, 250 वर्ड तक का पैसेज हो सकता है विद वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन के, वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन पे मार्क करना होगा। ठीक है, वो तभी हो पाएगा जब आपको पैसेज अच्छे से कॉम्प्रिहेंड होगा, अगर आपको अंडरस्टैंड होगा। राइट, आगे बढ़ रहा है, विद अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस टू टेस्ट वोकैबुलरी आल्सो। राइट, मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे वोकैब के ऊपर भी पूछ सकता है कि कोई वर्ड दे देगा और पूछेगा कि पैसेज में इस वर्ड का उस लाइन में क्या सिमिलर वर्ड जाएगा। तो 4 ऑप्शन होंगे, वहां पे भी आपको मार्क करना पड़ेगा। एमसीक्यू टाइप है। ठीक है, आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है। ठीक है जी, तो ये है पहला सवाल, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड होता है ये बेसिकली इसी वर्ड से बनता है, कॉम्प्रिहेंड से ही कॉम्प्रिहेंशन बनता है। राइट, और कॉम्प्रिहेंड का मतलब ही होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि आप क्या उस टेक्स्ट को समझने के योग्य हो। इफ यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर गिवन टेक्स्ट, कि पैसेज में जो हमें वर्ड्स यूज कर रहा है, टेक्स्ट यूज कर रहा है, क्या आप उसको समझ पाने के योग्य हो। अगर आपकी ये वाली एबिलिटी है कॉम्प्रिहेंडिंग, तो आप इजीली आंसर निकाल जाओगे पेपर में। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है जी, दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज ग्रामर एंड यूसेज। अब ग्रामर एंड यूसेज में यहां पर है एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटैक्स। आपको सिंटैक्स का नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज ग्रामेटिकली आइटम्स एंड टू यूज देम एक्यूरेटली इन कॉन्टेक्स्ट। और उन सारी लैंग्वेज भाषा की जितने भी ये आइटम्स हैं, आइटम्स मतलब ये जो टॉपिक्स हैं, इनका आपको सही से यूज पता होना चाहिए और इनको संदर्भ के हिसाब से आप कितना एक्यूरेट यूज करते हो, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, आप कितना उसको यूज कर पाते हो। ठीक है, वो आपको नॉलेज होगा, तभी आप उस चीज को सही से बिठा पाओगे वहां पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। वो नॉलेज यहां चेक करेगा। अब कौन कौन से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपका टेस्ट किए जाएंगे, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें पहला चैप्टर है आपका टेंस के ऊपर। ठीक है, टाइम एंड टेंस के ऊपर आपका टेस्ट करेगा एग्जामिनर। हो सकता है कि टाइम एंड टेंस के ऊपर कोई ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ जाए, भाई भरो, यहाँ पे विल आएगा, वुड आएगा, शैल आएगा, कैन आएगा, क्या आएगा, या इज आएगा, वॉज आएगा, डज आएगा, हैज आएगा, ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन एरर का भी आ सकता है कि बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है, वो टेंस के ऊपर बेस्ड हो सकता है। ठीक है जी, फिर यह तीसरा सवाल आ सकता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर, कि सेंटेंस इंप्रूव करो भाई। सेकंड जो टॉपिक है दैट इज मॉडल्स। देयर आर सो मेनी मॉडल्स इन ग्रामर। टोटल अगर मॉडल्स की बात करें तो 13 होती हैं जी, 13 मॉडल्स होती हैं ग्रामर में। ठीक है, जिसमें आपका विल आ जाता है, वुड आ जाता है, शैल है, शुड है, कैन है, कुड है, देन मे है, माइट है, मस्ट है, ऑट टू है, यूज टू है, नीड है, डेयर है। अब देखो मॉडल्स 13 होती हैं टोटल। अब इसमें परमिशन के लिए हम क्या लगाते हैं, हम कैन भी लगा देते हैं, कैन आई हैव अ नोटबुक। लेकिन जब क्लास में बच्चा एंटर करता है तो बोलता है मे आई कम इन सर, हम वहां कैन नहीं बोलते हैं। तो कुछ तो फर्क होगा ना, कि कैन कौन सी परमिशन में लगता है, मे हम कौन सी परमिशन में लगाते हैं। तो वही डिफरेंस हम क्लासेस में फर्दर जब लेक्चर्स होंगे उसमें आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कि क्या इनमें फर्क होता है। सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है मॉडल्स। क्यों? क्योंकि एक ही मॉडल के मल्टीपल यूजेस होते हैं। कैन के थ्रू हम परमिशन भी करते हैं और कैन के थ्रू हम एबिलिटी भी शो करते हैं, अपनी स्किल को भी बताते हैं। मैं ड्राइव कर सकता हूं, आई कैन ड्राइव, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। राइट, तो ये मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन ब्लैंक्स के सेंस में आ सकता है, एरर आ सकता है, इंप्रूवमेंट आ सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जी, वॉइस। वॉइस क्या होते हैं, ठीक है, कितनी तरह की वॉइस होती है। ठीक है, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है,
तो ठीक है, इसके अंदर काफी टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। इट इज टाइम टू वाले कैसे चेंज होते हैं, लेट वाला रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, मॉडल वाले टाइप के ऊपर क्या रूल बनता है, तो वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो थर्ड चैप्टर है आपका वॉइस। फोर्थ की चैप्टर की अगर हम बात करें, जिसको ये घुमा के लिख रहा है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अब इसी चैप्टर का दूसरा नाम ये है, इसी चैप्टर का तीसरा नाम ये है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये नाम आपने सुना होगा, ये नाम सभी बच्चों ने सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हो सकता है आपने ये नाम ना सुना हो क्योंकि यहां कॉनकॉर्ड यूज कर, और हो सकता है कि आपने ये नाम भी नहीं सुना हो, सिंटेक्स। देखो यहां पे इसने क्या किया, यहां बोल रहा है अप्लाइड एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटेक्स। तो एक्चुअली सिंटेक्स को ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है। इसके 3 नाम है इस चैप्टर के, चाहे आप इसको सिंटेक्स बोल लो, चाहे आप इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड बोल लो, चाहे आप इसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोल लो। ये सब सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात करना चाह रहा है कि बच्चे को पता ना लगे, राइट। लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये तीनों ही चैप्टर के नाम सेम है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ये। कनेक्टर्स, अब कनेक्टर्स को जैसे आपको पता होगा, इसको कंजंक्शन भी बोल देते हैं। कनेक्टर चैप्टर को हम कंजंक्शंस बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन यहां पे कनेक्टर्स लिख रहा है, तो एंड है, बोथ है ना। या तो आप इसको ले लो या तो आप इसको छोड़ दो, ईदर यू टेक दिस और लिव इट। सो ईदर और होता है, नीदर नॉर होता है, ये सारे कनेक्टर्स ही तो हैं, कंजंक्शंस हैं ये सारे, ठीक है जी। तो कनेक्टर्स कंजंक्शंस का नॉलेज चेक करेगा। उसके बाद क्लॉजेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है जी। तो क्लॉज के अंदर कितनी क्लॉजेज होती हैं, हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर इन ग्रामर, ठीक है। और फर्दर कितनी टाइप की इमेजिनेशंस होती हैं, प्रोबेबल कंडीशंस होती हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशंस होती हैं, क्लोज्ड कंडीशंस होती हैं। बहुत सारी इमेजिनेशंस करते हैं हम लाइफ में। कुछ ऐसी इमेजिनेशंस होती हैं जो ट्रू होती हैं, फ्यूचर में ट्रू हो जाती हैं। कुछ ऐसी इमेजिनेशंस होती हैं जो आज भी फॉल्स होती हैं, हमेशा फॉल्स ही रहेंगी। तो वो सारा आपको फर्दर लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा कि क्लॉज है क्या, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके ये जरूर मेंशन होता है सिलेबस में, कोई भी एग्जाम आप फाइट करोगे तो क्लॉज का चैप्टर आपको मिलेगा। टेंस प्लस क्लॉज चलता है। उसके बाद पूरी पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में इसने थोड़ा धुंधला सा रेफरेंस दिया है यहाँ पे कि पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, ठीक है, इंटरजेक्शन है। नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक जो 8 पार्ट होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। ध्यान रखना, शब्दों को हम 8 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। द डिवाइडिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द भेद को ही पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जब इन शब्दों को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर डिवाइडिंग इज कॉल्ड बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच, राइट। तो अब ये बोलना क्या चाह रहा है, क्या हम यहाँ सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, हमें नाउन भी पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन भी पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सारे पार्ट्स का रेफरेंस देना चाहता होगा यहाँ पे इस टॉपिक को लिख के, तो इसका मतलब फिर ये इसको अलग अलग करके क्यों लिखता, क्योंकि टेंस भी पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाते हैं, कनेक्टर्स भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, कंजंक्शन है ना, क्लॉज भी फिर उसी में आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चलो अलग चैप्टर है मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि एग्जामिनर आपका आइडेंटिफिकेशन पे सवाल करे, हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन पे आपसे क्वेश्चन पुट करे। आइडेंटिफिकेशन समझ रहे हो कि पार्ट ऑफ स्पीच की पहचान क्या है। सेंटेंस दे देगा, उसमें यूज कर लेगा क्विकली और बोलेगा कि बताओ, क्विकली को बोल्ड कर देगा, नीचे लिखेगा ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, पहचान करो भाई क्विकली क्या है। तो हो सकता है कि पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन पे यहाँ पे सवाल आए, या हो सकता है कि ये पूरी पार्ट ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सारे, ठीक है जी। उसके बाद पंक्चुएशन क्या होते हैं, कॉमा कहां लगना है, फुल स्टॉप कहां लगना है, क्वेश्चन मार्क कहां लगना है, सेमीकोलन कहां लगना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। गलत जगह पे अगर आप कॉमा पुट करोगे तो सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस वाक्य मीनिंग से मीनिंगलेस हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद आपका पंक्चुएशन के बाद बोल रहा है सीक्वेंसिंग। 9th क्वेश्चन है सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। इस क्वेश्चन को भी देखो घुमा के लिख के दे रहा है। ये क्वेश्चन कौन सा है जी, रीअरेंजमेंट। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, पैराजंबल्स है ये, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस, या हो सकता है कि एक ही वाक्य होगा, ऐसे PQRS जो बनाते हैं हम,
एक वाक्य को अरेंज करना होगा आपको, या हो सकता है पैराग्राफ। पैराग्राफ ऐसे कि S1 दे दिया, ठीक है, PQRS, फिर यहां नीचे S6 दे दिया। अब पहला ओपनिंग और एंडिंग दे रहा है, बीच वाले 4 सेंटेंस आपको अरेंज करने पड़ेंगे। या पैराग्राफ भी आ सकता है, सेंटेंस भी आ सकता है, इस टाइप की जंबलिंग भी आ सकती है, इस टाइप की भी आ सकती है, ये थोड़ी बड़ी होती है कंपैरेटिवली टू दिस वन, राइट। तो ये हो गया आपका, इसको भी घुमा के लिख रहा है लेकिन ये जंबल का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने। नेक्स्ट, इसके बाद अगला कंपोनेंट लिटरेचर का बोला लिटरेचर टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फैमिलियरिटी, उसकी जो कितना परिचित है बच्चा लिटरेचर साहित्य से, ठीक है, राइटर के वर्क से, ऑफ डिफरेंट जॉनर्स एंड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में जितने भी पीरियड्स रहे हैं, जितने भी जॉनर्स रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी एजेस रही हैं, बहुत सारे पीरियड्स रहे हैं, विक्टोरियन पीरियड रहा है, रोमांटिक पीरियड रहा है, कौन सा पीरियड कब आया था, उसके बाद कौन सा पीरियड आया, ठीक है। तो ये सारे पीरियड्स और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा है, आपको बोल रहा है द कैंडिडेट्स शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स। सो विलियम शेक्सपियर का वर्क, जितने भी इनके वर्क्स रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने कितने सोनेट्स लिखे थे अपनी लाइफ में, कितने इन्होंने ड्रामाज लिखे थे, नॉवेल्स लिखे थे, वो सारे वर्क्स आपको इंपॉर्टेंट इनके पढ़ने पड़ेंगे। ये लिटरेचर में डेप्थ होती है जी बहुत ज्यादा, राइट, काफी अंदर तक आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको रोमांटिक पीरियड को पढ़ना पड़ेगा। रोमांटिक पीरियड क्या था, जब लिटरेचर, जब साहित्य बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका था, तो फिर कुछ, इसको रिटर्न टू नेचर भी बोलते हैं इस पीरियड को। रोमांटिक पीरियड जो था, दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न टू नेचर। इस इरा में जो पोएट्स निकले, जो कवि निकले, उन्होंने लिटरेचर को इतना एक नया रूप दिया बेसिकली, ठीक है, और मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया उसको। तो इस इरा के जो, इस पीरियड्स के जो राइटर्स थे, पीबी शैले, पर्सी बिस शैले जिनका पूरा नाम था, विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट, जॉन कीट्स, एस टी कोलरिज, राइट, और बायरन। एस टी कोलरिज की एक बड़ी फेमस पोयम है द राइम ऑफ द एनिशिएंट मारिनर। द राइम ऑफ द एनिशिएंट मारिनर मास्टरपीस है उनका ये। उसी तरह जॉन कीट्स के मास्टरपीस रहे हैं, ठीक है। उसका विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सारे रोमांटिक ईरा के पोएट्स थे जी, ठीक है। इसको रिटर्न टू नेचर पीरियड भी बोला जाता है। तो इन सारे जो राइटर्स हैं, इनकी बर्थ डेट क्या थी, इनकी डेथ डेट क्या थी, ठीक है। राइटर की बर्थ डेट और डेथ डेट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कोई कोटेशन है, कोई कोटेशन दे देगा एग्जाम में और पूछेगा बताओ भाई ये किस राइटर के द्वारा लिखी गई है या किसको रेफर की गई है। ऐसे क्वेश्चन लिटरेचर के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। उसके बाद 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। अब 19th 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो अमेरिका का, ठीक है, जो साहित्य था, उसमें कौन कौन से राइटर्स बताएं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हेमिंग्वे है, टेड हग्स है, विटमैन है, हाथॉर्न है, एमिली डिकन्सन है, बर्नार्ड शॉ, ठीक है। ये आपके जो है अमेरिकन राइटर हैं। और अमेरिकन जो इंग्लिश राइटर्स हैं, अमेरिकन लिटरेचर के जो राइटर्स हैं, इनकी थोड़ी जो लैंग्वेज है वो वैसे भी टफ थोड़ी सी रहती है, ठीक है जी। उसके बाद मॉडर्न इंडियन राइटिंग, भारतीय साहित्य की अगर बात करें तो इंडिया के जो राइटर्स थे, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, ठीक है, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, ये सारे आपको इनके पढ़ने पड़ेंगे वर्क्स कि खुशवंत सिंह के द्वारा क्या क्या, खुशवंत के एपिताफ के ऊपर जो लाइंस लिखी गई हैं और जॉन कीट्स के एपिताफ के ऊपर जो लाइंस लिखी गई हैं, वो थोड़ी उनमें सिमिलैरिटी है, थोड़ी थोड़ी मतलब वो लाइंस मिलती जुलती हैं। लाइंस के ऊपर भी आता है, ठीक है, कि क्या लाइंस, ये लाइंस किसकी एपिताफ पे लिखी गई थी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। मॉडर्न राइटिंग्स में बोल रहा है इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो मॉडर्न राइटिंग्स में, इंग्लिश में जो मॉडर्न राइटिंग्स थी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके 3 कंपोनेंट है यहाँ पे। पहला है आपका बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेनली, दूसरा जो सेक्शन है दैट इज ग्रामर, जिसमें सारे मैंने चैप्टर्स आपको बता दिए, और तीसरा पार्ट है यहाँ पे लिटरेचर, ठीक है। अब एक और वीडियो आगे मैं बनाऊंगा, उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा कि EMRS का जो सिलेबस है और DSSS TGT का इंग्लिश का जो टीचर का जो सिलेबस है, इन दोनों में चैप्टर की अगर हम बातें करें तो बेसिक डिफरेंस क्या आता है, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो वहां पे आ रहे हैं और यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, या यहाँ पे आ रहे हैं वहां पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वो रहेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन में इतना रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।